Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Ferry Public Girls High School and SAK Boys High School. Dear students, क्लास 10th हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स और चैप्टर नंबर 11 है और टॉपिक है हमारा साउंड। सबसे पहले साउंड की डेफिनेशन बताता हूँ। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ही एनर्जी है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which travels from one place to another place. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं बोल रहा हूँ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, तो ये साउंड जो है यहाँ से वहाँ तक आप तक स्टूडेंट्स तक पहुँच रही है, ये एक एनर्जी की फॉर्म है। तो लिहाजा हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, हाउ दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए स्टूडेंट्स हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी की ज़रूरत होती है, यानी ये वाइब्रेटिंग बॉडी इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस साउंड। फॉर एग्जांपल, आई एम स्पीकिंग, आप देख रहे हैं कि मेरी टंग जो है वो माउथ के अंदर जो है ना वाइब्रेट कर रही है, तो देयर इज साउंड इज प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली आपने देखा होगा कि वो जो फ्लूट जिसको वो बांसुरी बोलते हैं, उसमें जब हम हवा फेंकते हैं, एयर उसके अंदर जाती है, तो उसके जो ऊपर सुराख होते हैं उनको हम कभी बंद करते हैं कभी खोलते हैं, उससे जो एयर कॉलम होता है इन दी फ्लूट वो वाइब्रेट करता है, एंड ड्यू टू दी वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स हैं आपको समझने के लिए। मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ। साइंस में, फिजिक्स में एक ट्यूनिंग फोक आपने पढ़ा होगा। ये एक मेटल का बना होता है, इसकी यू शेप होती है। इसको अगर हम रबर पैड के ऊपर स्ट्रक करें तो इट्स प्रॉन्ग्स विल वाइब्रेट। इसके प्रॉन्ग्स यूं वाइब्रेट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें आपको नजर नहीं आएंगे। अगर आप महसूस करना चाहते हैं कि वाकई ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो फिर आप इसको रबर पैड के ऊपर यूं स्ट्रक करें। स्ट्रक करने के बाद इसको अपने कान के करीब ले जाएं, आप देखेंगे कि आपको बड़ी ब्रीक सी एक साउंड जो है वो सुनाई देगी। इसका मतलब है ये वाइब्रेट कर रहा है। ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉक द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब ये भी शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगा हो, इसके एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आप एक पेंडुलम ले लें, पेंडुलम के साथ एक प्लास्टिक का बॉल जो है वो आप लटका दें। ये प्लास्टिक बॉल है। अब क्या करें, आप ट्यूनिंग फोक को स्ट्रक करें ऑन दी रबर पैड, तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। आप उसको इसके करीब लेके आएंगे, दिस विल बी डिस्प्लेस्ड। ये डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी दिस बॉल विल बी पुश्ड बाय द ट्यूनिंग फोक। इट मीन्स दैट ट्यूनिंग फोक इज वाइब्रेटिंग। तो इससे हमें पता चला कि जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर वो वाइब्रेट नहीं करेगी तो नो साउंड इज प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूँ ट्यूनिंग फोक को अपने कान के करीब रखें विदाउट एनी स्ट्रक करने के बगैर इसको अपने करीब रखें, तो आप कान के करीब रखें तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। जब आप इसको स्ट्रक करके फिर अपने कान के करीब लेके जाएं तो आप फिर इस साउंड को जो है वो आपको सुनाई देगी। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। आप एक ट्यूनिंग फोक लें, उसको स्ट्रक करें रबर पैड के साथ। स्ट्रक करने के बाद उसको आप ले जाएं एक वाटर टब में, पानी के टब में ले जाएं। ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने से वेव्स विल बी प्रोड्यूस, तो आपको पानी में भी वेव जो है वो आपको दिखाई देंगी। तो इस सारी बहस से ये 2-3 मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कि जब कोई जिस्म वाइब्रेट करता है तो तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप घरों में एक वो कैटल ले लें, उसके ऊपर एक उसका जो ढकना होता है उसके ऊपर हल्का सा स्पून जो है वो मारे, वो वाइब्रेट करना शुरू कर जाएगा और आपको साउंड जो है वो सुनाई देगी। एक आपने अगर इलेक्ट्रिक बेल देखी हो, इलेक्ट्रिक बेल को अगर आप ऑब्जर्व करें, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर ये एक छोटी सी स्ट्रिप होती है, मेटल स्ट्रिप। अब स्टूडेंट जब इसको हम प्लग करते हैं यानी इसको करंट देते हैं, तो ये जो स्ट्रिप होती है ये यूं वाइब्रेट करती है, वो कभी इसी से टकराती है कभी इसी से टकराती है, तो ड्यू टू विच द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब
अब ये 4-5 एग्जांपल्स मैंने आपको दी है, तो इससे पता चला कि टू प्रोड्यूस साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी इज नेसेसरी। इफ अ बॉडी वाइब्रेट्स देन साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर बॉडी वाइब्रेट नहीं करता तो फिर साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होती। इसके बाद हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं साउंड की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की जो खुसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लाउडनेस। सॉरी, इससे पहले भी मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव्स। नेचर ऑफ साउंड वेव्स यानी साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या फिर ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इससे पहले ये जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपने एक ट्यूनिंग फोक लिया, उसको सट्रैक किया एक रबर पैड के साथ। रबर पैड होता है, इसके ऊपर इसको यूं सट्रैक करें। सट्रैक करने के बाद हम इसको फिजा में जो है वो ले जाएं। इधर जो है एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं, सारे एयर पार्टिकल। द डिस्टेंस ऑफ द एयर पार्टिकल इज द सेम। सबकी जो एयर पार्टिकल की डेंसिटी है सेम है, यानी दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये इसका ये प्रॉन्ग, इसको प्रॉन्ग बोलते हैं, इसका ये प्रॉन्ग बी जो है वो इस तरफ जब मूव करेगा यूं वाइब्रेट करता हुआ, और फिर उसके बाद वापस यानी ओरिजिनल मीन पोजीशन से वो इधर वाइब्रेट करेगा, फिर इधर वाइब्रेट करेगा। तो जब ये टुवर्ड्स राइट, ये मेरा राइट साइड को ये वाइब्रेट करेगा, तो एयर ऑन दिस साइड विल बी कंप्रेस्ड। यहाँ पे जो एयर होगी वो कंप्रेस्ड हो जाएगी। यानी कंप्रेस्ड का मतलब क्या है कि द डेंसिटी ऑफ एयर विल इंक्रीज। और डेंसिटी इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे एयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और यहाँ पे एक कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब फिर गौर करें इस बात पे कि जब ये प्रॉन्ग उधर मूव करेगा तो इसके आगे जितनी एयर है वो कंप्रेस हो जाएगी, और कंप्रेस होने का मतलब है एयर की डेंसिटी वहां पे बढ़ गई। लेकिन जब ये प्रॉन्ग ओ की तरफ मूव करेगा, वापस ओ की तरफ मूव करेगा, तो वहां पे एक यानी ये कंप्रेशन जो है वो आगे मूव कर चुका होगा, और यहाँ पे रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब व्हाट इज रेयरफैक्शन? The rarefaction is the region where the particles of the air are far away from each other. In other words, the pressure of the air will be slightly low than the compression. यानी जिस जगह पे कंप्रेशन होता है वहां पे एयर पार्टिकल कंप्रेस हो जाते हैं, और जब वो प्रेशर रिमूव होता है तो वहां पे एयर पार्टिकल्स अवे फ्रॉम ईच अदर चले जाते हैं, तो इसको हम रेयरफैक्शन बोलते हैं। इस तरह ये वेव जो है वो कंप्रेशन, ये कंप्रेशन है, उसके बाद ये रेयरफैक्शन है, फिर उसके बाद कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गया, फिर रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो गया। तो अब आप देख रहे हैं, इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि दीज आर कंप्रेशनल वेव्स, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव की डायरेक्शन में जब पार्टिकल की मोशन हो, यानी ये बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं, आगे पीछे मूव कर रहे हैं, और वेव भी इधर चल रही है, तो सच अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम are moving in the direction of wave, such a wave is known as longitudinal wave। तो इससे पता चला कि साउंड वेव जो है उसकी नेचर क्या है, these are longitudinal waves। अब इसको अगर हम कंप्रेशन को डिफाइन करें, ये पहले भी एक्चुअली हम डिफाइन कर सकते हैं, मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन जो है वो बोलूँगा, आप सिर्फ नोट कर लें। व्हाट इज कंप्रेशन? द रीजन इन द वेव्स ऑफ साउंड where the particles of the medium are very close to each other. Yeah, in other words we can say that the region where the pressure is slightly higher than the rarefaction is known as compression. और rarefaction क्या होता है? rarefaction, the region where the air pressure is slightly low than the compression. compression की निस्बत यहाँ पे air pressure कम होता है। यहाँ जिस जगह पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा वो कंप्रेशन, जिस जगह पे एयर प्रेशर कम होगा उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। इसी तरह फिर आप ये कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशंस आर टू कंजक्टिव रेयरफैक्शन इज नोन एज वेवलेंथ। दो कंजक्टिव कंप्रेशन या दो कंजक्टिव रेयरफैक्शन का जो दरमियानी फासला होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो इस साउंड वेव्स के लिए, हर किस्म की वेव्स के लिए जो v = f लैम्डा होता है।
तो इस डिस्कशन से हमें पता चला कि द नेचर ऑफ द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दीज आर नॉट कंप्रेशनल वेव्स। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। फिर एक दफ़ा मैं समझाने लगा हूँ कि जब इसको सब्ट्रैक्ट करके हमने यूँ छोड़ा, जब ये यूँ मूव करेगा तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल मौजूद होंगे उनको वो कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस करने का मतलब वहाँ पे डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीज कर जाएगी और दैट पोर्शन इज नोन एज कंप्रेशन। और जब ये पीछे की तरफ मूव करेगा, एयर प्रेशर वहाँ पे कम हो जाएगा, द पार्टिकल्स ऑफ द एयर विल अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, एयर प्रेशर भी कम हो गया, तो इस पोर्शन को हम रेयरफेक्शन कहते हैं। तो ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की सूरत में जो है वो साउंड वेव्स चलती हैं। इनको कंप्रेशनल वेव्स भी कह सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कह सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशन और टू कंजक्टिव रेयरफेक्शन इज नोन एज वेवलेंथ। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने लगते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लाउडनेस है, यानी जिसको हम उर्दू में बुलंदी बोलते हैं। अब लाउडनेस जो है ये साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम एक बुलंद आवाज़ और एक मध्यम आवाज़ में पहचान कर सकें, यानी एक ज़्यादा आवाज़ और कम आवाज़ में जो डिफ्रेंशिएट कर सकें, इसको हम लाउडनेस बोलते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड due to which we can distinguish between a loud and faint sound. अब लाउड क्या है? When we are talking to a meeting, our sound is loud, and when we are talking to our friend, our sound is faint. मध्यम सी आवाज़ होती है, हम आहिस्ता आवाज़ में गुफ्तगू करते हैं। जब किसी जलसे से खिताब करना होता है तो हम देखते हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद होती है। जैसे अब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरी आवाज़ बुलंद है। जब मैं किसी फ्रेंड से बात करूँगा या किसी एक स्टूडेंट से बात करूँगा तो मेरी आवाज़ जो है वो मध्यम होगी, इसको फेंट साउंड कहते हैं। तो लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड due to which we can distinguish between a loud and a faint sound. Loud and a faint sound, इसके दरमियान हम डिस्टिंग्विश कर सकें तो इसको हम लाउडनेस कहते हैं। अब आपको समझ आ गया। अब लाउडनेस डिपेंड किस किस चीज पे करती है? डिपेंडेंस है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। हम पहले एम्पलीट्यूड डिस्कस कर चुके हैं। मैं अब यहाँ पे एक दफा फिर आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम है, मैंने इसको डिस्प्लेस किया यहाँ तक, फिर अगली दफ़ा मैंने इसको यहाँ तक डिस्प्लेस किया, तो ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड विल बी लाउड, और अगर इसका एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड विल बी फेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर विल बी द साउंड, यानी लाउड विल बी द साउंड, और स्मॉलर द एम्पलीट्यूड फेंट विल बी द साउंड। इसकी एग्जांपल मैं एक और आप देता हूँ। अगर आपने ढोल देखा होगा, ढोल का ये वो जिसको शायद वो बोलते हैं, इसका वो स्किन सी जो लगी होती है, इसको अगर हम आहिस्ता से सब्ट्रैक्ट करें तो ये कम वाइब्रेट करेगी, इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। मतलब फॉर एग्जांपल इस एरिया में वो वाइब्रेट कर रही है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, लो साउंड विल बी प्रोड्यूस, यानी लाउडनेस ऑफ द साउंड विल बी लो। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द फेंट साउंड विल बी प्रोड्यूस। अब हम उसको जोर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब इस स्किन को हम जोर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, जब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो फिर साउंड विल बी लाउड।
या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी देख लें कि वो जो घर वाली घंटी होता है उसका एम्पलीट्यूड कम होता है, इसलिए उसकी आवाज़ फेंट होती है। जो स्कूल बेल होती है उसको हम ज़ोर से मारते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लाउडनेस जो है उसकी बढ़ जाती है। ये एक फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है। फिर हम सुन लें, अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी विल बी ग्रेटर देन साउंड विल बी लाउड, if the amplitude of the vibrating body will be small then the the sound will be faint। तो उससे अगला जो करेक्टरिस्टिक है वो एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ग्रेटर द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ग्रेटर विल बी द साउंड, यानी लाउड विल बी द साउंड। स्मॉलर द एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फेंट विल बी द साउंड। इसकी एग्जांपल जैसे देखिए, एक ढोलकी होती है, एक ढोल होता है, ढोलकी के ऊपर थोड़ी सी थाप लगाएं उसकी आवाज़ थोड़ी प्रोड्यूस होगी, ढोल के ऊपर लगाएं क्योंकि ढोल का वाइब्रेटिंग एरिया, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ढोल का वाइब्रेटिंग एरिया है, इस पे जब हम थाप लगाएंगे तो ये इसका एरिया ज़्यादा है तो साउंड लाउड प्रोड्यूस होगी। इसके मुकाबले में जो ढोलकी होती है वो छोटी होती है, उसके ऊपर हम थाप लगाएंगे तो फेंट साउंड विल बी प्रोड्यूस। सिमिलरली एक एग्जांपल अभी मैंने आपको दी है, जो घर में बेल चलती है हमारे, उसका एरिया जो होता है वो छोटा होता है, वाइब्रेटिंग एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी वो छोटा होता है, स्मॉल साउंड इज प्रोड्यूस, लो साउंड इज प्रोड्यूस और या फेंट साउंड इज प्रोड्यूस। और जो स्कूल बेल होती है वो आपको पता है इस तरह की बेल होती है, उसके ऊपर जब हम वो मारते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो इसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो लाउडनेस है वो ज़्यादा लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और तीसरा जो है वो करेक्टरिस्टिक है इसका, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। आपने एक मुहावरा सुना होगा स्टूडेंट्स के, दूर के ढोल सुहाने। ढोल दूर बज रहा तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, म्यूजिक तरह का लगता है। अगर वही ढोल आपके करीब आपके बजना शुरू हो गए तो वो आपको शोर लगता है। तो इसका मतलब है अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का फासला ज़्यादा होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और हम यहाँ पे सुन रहे हैं, फिर एक आवाज़ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है और हम यहाँ पे सुन रहे हैं, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फेंट साउंड विल बी हियर्ड और अगर डिस्टेंस कम होगा तो लाउड साउंड विल बी हियर्ड। इसका मतलब है कि ये डिपेंड करता है डिस्टेंस से भी कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, जो बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर तो वो ज़्यादा दूर है तो फेंट साउंड विल बी हियर्ड, अगर वो करीब है तो लाउड साउंड विल बी हियर्ड। तो इसका मतलब है जो लाउडनेस है, जिसको मैंने बताया, लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच या ड्यू टू विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। यानी ये वो खसूसियत है जिसकी वजह से हम ज़्यादा और मध्यम आवाज़ में पहचान कर सकते हैं। अब ज़्यादा आवाज़ क्या होती है? व्हेन वी आर एड्रेसिंग टू अ मीटिंग तो हमें लाउड बोलना पड़ता है, व्हेन वी आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड तो हमारी आवाज़ जो है वो फेंट होती है। अब उसका मैंने आपको डिपेंडेंस भी बता दी है कि इन 3 बातों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, नंबर 2 एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब हम इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं जिसको हम पिच बोलते हैं। पिच is a characteristic of a sound by which due to which we can distinguish between a grave and shrill sound, grave and shrill। अब ग्रेव और श्रिल का मैं आपको बताता हूँ। श्रिल हम ब्रीक आवाज़ को बोलते हैं और कहते हैं, और ग्रेव जो है वो ज़रा भारी सी आवाज़ होती है, जैसे मर्दों की आवाज़ भारी होती है, इसको हम ग्रेव साउंड कहते हैं। और श्रिल जो है वो ज़रा ब्रीक आवाज़ होती है, जैसे ख़वातीन की आवाज़ होती है। तो पिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ग्रेव एंड अ श्रिल साउंड। अब ये पिच है ये डिपेंड करती है बेटा जी फ्रीक्वेंसी पे।
फ्रीक्वेंसी पे, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द पिच और श्रिल विल बी द साउंड। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो पिच भी बढ़ जाती है और पिच के बढ़ने से आवाज ब्रीक हो जाती है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम हो तो पिच जो है वो भी कम होती है और आवाज भी ग्रेव हो जाती है, यानी भारी आवाज हो जाती है। इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ। आपके घरों में मोटरसाइकिल या साइकिल वगैरह होता है, आप साइकिल का व्हील ले लें, उसके साथ यूं तारें लगी होती हैं। आप एक कागज कार्डबोर्ड ले लें, उसका एक पीस काट के इसके साथ लगा दें, उसको घुमा दें। जब ये आज तक घूम रहा होगा आपको आवाज आएगी कड़ 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 कड़। फिर आपको इसको तेजी से घुमा दें, यानी आहिस्ता घुमाने का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। मैंने बताया जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी, और पिच कम होने का मतलब कि आवाज भारी है। अब इसी पहिए को आप जोर से घुमा दें, यानी तेजी से घुमा दें, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, तो आप देखेंगे यही आवाज आपको किर 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 की आवाज आना शुरू हो जाएगी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से पिच जो है वो भी ज्यादा होगी, और पिच ज्यादा होने से इसकी आवाज जो है वो ब्रीक होगी। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात ने जो ख़वातीन का पिच है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। मर्दों का पिच जो है वो कम होता है, लेकिन ख़वातीन का पिच ज़्यादा होता है। यही वजह है कि ख़वातीन की आवाज़ जो है वुमेन की आवाज़ ब्रीक होती है और मर्दों की आवाज़ जो है वो भारी होती है। लेकिन कभी कभी जो है वो इसका उलट भी हो जाता है। मसलन आपने कभी देखा कोई कुछ ख़वातीन यूँ बोलती जैसे मर्द बोल रहे हैं, जैसे आपने पाकिस्तान की वो वज़ीर ख़ारजा होती थी हिना रब्बानी खान, वो यूँ बोलती है जैसे कोई मर्द बोल रहा हो। इसी तरह कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो वो ख़वातीन की तरह बोलते हैं, तो ये कभी कभी उलट भी हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ कि कुछ लोग जो है ना वो लस्सी की दुकान पे गए, एक बड़ा मोटा ताज़ा बंदा हो, इतना बड़ा उसका मुँह बैठा हुआ है, तो उसके कहते एक गिलास लस्सी दे दो। वो आगे से बोलता है नूनी पीनी के मिठी, यानी वो लगता मरता आवाज उसकी औरतों जैसी थी। तो समटाइम ऐसा भी हो जाता है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, जितनी ज्यादा होगी पिच उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा पिच होगी उतनी ही साउंड जो है वो श्रिल होगी, ब्रीक होगी। और जितनी पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी पिच भी कम होगी, और जितनी पिच कम होगी उतनी आवाज भी बारीक होगी। Quality of a sound is a characteristics of a sound by which we can distinguish between two sounds at the same pitch and loudness. Quality of a sound is the characteristics of a sound by which we can distinguish between two sounds at the same pitch and loudness. For example, दो लोग एक कमरे में बोल रहे हैं, आप उनको देख नहीं रहे, आप उनकी आवाज़ सुन के बता देंगे कि ये फलां स्टूडेंट बोल रहा है और ये फलां स्टूडेंट बोल रहा है। ये है, यानी हमने जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है उसकी लाउडनेस भी सेम है, यानी ये नहीं कि एक ज़्यादा बुलंद आवाज़ से बोल रहा है, दूसरा आहिस्ता आवाज़ से फेंट साउंड से जो है प्रोड्यूस कर रहा है, और उनकी पिच भी एक है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी भी एक है, लेकिन उसके बावजूद हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये आवाज़ फलां साहब की है और ये आवाज़ जो है वो असलम साहब की है, ये कबीर साहब की आवाज़ है। तो इस क्वालिटी को हम जो है वो कहते हैं, यानी इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। Quality of a sound is the characteristics of a sound by which we can distinguish between two sounds
एट द सेम पिच एंड लाउडनेस। दो आवाज़ें हमने प्रोड्यूस की। इसी तरह मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ही साउंड यानी एक ही लाउडनेस और एक ही पिच पर पियानो बजाया जाए, उसी लाउडनेस और उसी पिच पर एक सितार जो है जिसको हम गिटार कहते हैं वो बजाई जाए, तो हमें आसानी से हम जांच सकते हैं कि ये आवाज़ गिटार की है और ये आवाज़ जो है पियानो की है। दिस क्वालिटी इज नोन एज, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज क्वालिटी। यानी दोनों की लाउडनेस भी वही हो और पिच भी एक ही हो, तो फिर भी हम आवाज़ में पहचान कर सकें, तो इसको हम क्वालिटी बोलते हैं। आखिरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। And intensity of a sound is a characteristics of a sound by which energy passing through per unit area per second held perpendicular to the propagation of waves, to the propagation of waves। साउंड वेव्स क्या, यानी ये साउंड वेव चलती है, यूज साउंड वेव चल रही है, हम एक एरिया रखें यहाँ पे जो कि परपेंडिकुलर हो इस साउंड वेव्स की प्रोपिगेशन के, वो यूनिट एरिया। अब यूनिट एरिया क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर, यानी इसका लेंथ भी 1 मीटर और विड्थ भी 1 मीटर, इसको 1 मीटर स्क्वायर कहेंगे। तो एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकंड हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन, यानी वेव्स यूं चल रही है, हमने ये एरिया रखा, अगर ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो 1 सेकंड में इसमें से जितनी एनर्जी पास हो रही है दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। फिर सुन लें, एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकंड हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ। अब पर यूनिट एरिया क्या है? एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कैसे होगा? अगर इसकी लेंथ विड्थ 1 मीटर है और लेंथ 1 मीटर है, तो ये एरिया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर हो गया। इसमें से जितनी एनर्जी 1 सेकंड में गुजरेगी तो दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और स्टूडेंट्स कल इंशाल्लाह हम इंटेंसिटी को आगे लेके चलेंगे, इसके बारे में वेबर फ्रैक्शनल लॉ पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।